नमस्कार। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैव भूगोल के अंतर्गत कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हमने जैसे पढ़ा था इकोलॉजी, हैबिटेट और निके क्या होता है, तो आज हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार हैं, ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने हैं। पृथ्वी स्वयं भी एक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है जिस पर जैविक व अजैविक घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं। जीव मंडल में अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र कार्यरत हैं जिनके मापक में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। ये छोटे तालाब से लेकर बड़ी झील या महासागर तक तथा एक खेत से लेकर द्वीप व महाद्वीप तक हो सकते हैं, अर्थात इनके फैलाव की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। वातावरण और आवास क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिक तंत्रों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? मानव हस्तक्षेप से अप्रभावित तथा स्वतः ही प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुरूप संचालित होने वाले पारिस्थितिक तंत्र इस श्रेणी में आते हैं। आवास की भिन्नता के आधार पर इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है स्थलीय और दूसरा है जलीय। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है कि स्थल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, वन, मरुस्थल, घास स्थल आदि। और दूसरे प्रकार के हैं वो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र या एक्वेटिक सिस्टम। विभिन्न जलराशियों में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे नदी, तालाब, समुद्र, नदी मुहाना, समुद्र तट, महासागर आदि। जल में पाए जाने वाले रासायनिक गुणों या ताजगी के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ताज़ा जलीय पारिस्थितिक तंत्र या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत ताज़ा या मीठे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जैसे झील, नदी, प्रपात आदि। ताज़ा जल भी दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला कहता है बहता हुआ जल, जिसको हम लॉटिक जल बोलते हैं, LOTIC लॉटिक, और ठहरा हुआ लैंटिक, LENTIC लैंटिक जल। नदी, धारा, झरना, सोता आदि प्रवाही जल तथा झील, तालाब, दलदल या मार्शी लैंड, जिसको आप बोलते हो, आदि स्थिर पारिस्थितिक जल तंत्र के उदाहरण होते हैं। इसी का दूसरा भाग है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र या मैरीन इकोसिस्टम। इसमें खारे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जैसे समुद्र, सागर, महासागर, ज्वार नदमुख या जिसको आप एस्चुरी बोलते हो, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्र तट आदि। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्रों की। तो दूसरा जो भाग है वो कहलाता है आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। मानव द्वारा निर्मित व नियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मनुष्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने बौद्धिक स्तर और तकनीकी ज्ञान के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र विकसित करता है। खेत, चरागाह, उद्यान, सामाजिक वन, फलोद्यान, बांध, नहर, नगर आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विगत दशकों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के कारण अंतरिक्ष पारिस्थितिकी जैसे विशिष्ट तंत्रों को भी पहचान मिली है। स्पेस इकोसिस्टम को भी इसमें काफ़ी पहचान मिली है, क्योंकि ये भी मैन मेड पारिस्थितिक तंत्र में आता है। और अब हम बात करते हैं विकास के आधार पर। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर चार प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें पहला है प्रारंभिक या अपरिपक्व पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम कहते हैं इमेच्योर इकोसिस्टम।
जिन पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विकास की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है वह सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें विकसित हुए अधिक समय नहीं हुआ होता है। इनमें जैव भार या बायोमास जिसको आप बोलते हो कम होता है और जीवन चक्र छोटा होता है। उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की कमी के साथ या जैव विविधता भी कम पाई जाती है। दलदली तथा छोटी घास भूमि के पारिस्थितिक तंत्र इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी प्रकार का जो विकास तंत्र है वो विकास की अवस्था के आधार पर जो निर्धारित किया जाता है वो है प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र या मैच्योर इकोसिस्टम। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र अनुकूल भौतिक दशाओं में लंबे समय तक विकसित होते हैं। इनका जैव भार अधिक होता है। सभी स्तर के पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की उपस्थिति के कारण यहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। वन पारिस्थितिक तंत्र इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरी प्रकार का विकास की अवस्था के आधार पर जो निर्धारण किया गया है वो कहलाता है मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र या मिक्स्ड इकोसिस्टम। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में प्रौढ़ एवं प्रारंभिक अवस्था वाले पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। इनमें जैव भार सामान्य होता है। भौतिक दशाओं में परिवर्तन होने से मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। उदाहरणार्थ, जब मानव जनित क्रियाकलापों से वन क्षेत्र घास तल में बदल जाता है और उसमें दोनों ही पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताओं का समावेश हो जाता है। तीसरी प्रकार की विकास के आधार पर जो हमने इसका निर्धारण किया है वो कहलाता है निष्क्रिय पारिस्थितिक तंत्र या इनर्ट इकोसिस्टम, INERT इकोसिस्टम, निष्क्रिय इकोसिस्टम। प्राकृतिक या मानवीय कारकों के प्रभाव से जब जो भौतिक पर्यावरण जीवों के अनुकूल नहीं रहता है तो पारिस्थितिक तंत्र से जीवन नष्ट होने लगता है। जीवों की अनुपस्थिति में एक पारिस्थितिक तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, सुनामी, जलवायु परिवर्तन, सागरीय अतिक्रमण, हिमयुग, घातक रसायनों का विसर्जन, परमाणु परीक्षण, औद्योगिक दुर्घटनाएं इत्यादि कारणों से पारिस्थितिक तंत्रों का संपूर्ण या अधिकांश जीवन नष्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात करी विकास की अवस्था के आधार पर 4 प्रकार के इकोसिस्टम्स की। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के आधार पर 4 इकोसिस्टम्स की। ओडम ने ऊर्जा के स्रोत व स्तर के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है स्वतंत्र प्राकृतिक सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, जिसको अनसब्सिडाइज्ड नेचुरल सोलर पावर इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा का वार्षिक प्रभाव प्रति वर्ग मीटर 1000 से 10,000 किलो कैलोरी के मध्य रहता है। ऊर्जा की अनुमानित वार्षिक उपलब्धता औसत 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर रहती है। खुले महासागर, उच्च भूमि पर स्थित वन क्षेत्र आदि इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार का जो ऊर्जा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है वो कहलाता है प्रकृति अनुपूरित सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरली सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम। इसमें वार्षिक ऊर्जा जो निवेश है वो 10,000 से लेकर 50,000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर तक रहता है। यहाँ ऊर्जा का अनुमानित वार्षिक उपलब्धता 20,000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर रहती है। और ज्वारीय नदमुख, निम्न भूमि भवन, प्रवाल भित्ति आदि इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। प्राकृतिक प्रक्रिया से इन्हें सौर ऊर्जा मिलती है। उदाहरणार्थ, ज्वार के समय लहरें कार्बनिक पदार्थ लाती हैं या पोषक तत्वों का पुनः चक्रण रिसाइकलिंग करती हैं, अतः अधिकांश सौर ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में लग जाती है। तीसरी प्रकार का ऊर्जा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है वो कहलाता है मानव अनुपूरित सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, मैन
सब्सिडाइज सोलर पावर इकोसिस्टम। इसमें भी सौर ऊर्जा की वार्षिक उपलब्धता तथा निवेश प्रकृति अनुपूरित सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र के समान ही है, किंतु मानवीय क्रियाओं द्वारा भी इसमें ऊर्जा का निवेश किया जाता है। हरित क्रांति इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्नत यंत्रीकृत कृषि प्रणाली में फसलों को सौर ऊर्जा के साथ ही रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग से जीवाश्म ऊर्जा भी प्राप्त होती है। विशिष्ट मत्स्य पालन भी इसी श्रेणी में आते हैं। चौथी प्रकार की ऊर्जा के स्तर के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है ओडम द्वारा, वो कहलाता है ईंधन प्रेरित नगरीय औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र, फ्यूल पावर अर्बन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोसिस्टम। तात्कालिक ऊर्जा के रूप में नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य न होकर ईंधन है। यहाँ पर औसत वार्षिक ऊर्जा निवेश 1 लाख से 30 लाख किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर तक होता है, जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में कई गुना अधिक है। नगरीय व औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा की अनुमानित वार्षिक उपलब्धता 20 लाख किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर के आसपास रहती है। तो आज हम ने जो बात की है पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार की, उन्हें आप याद रखें और अगली कक्षा में हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में। धन्यवाद।